अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, लॉज एंड प्रिंसिपल्स। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि हमारा जो परसेप्शन है वो कैसे डेवलप होता है, हम किसी भी चीज़ को कैसे परसीव करते हैं, किस तरह चीज़ों की कैटेगराइज करते हैं और किस तरह उनको जो है हम अंडरस्टैंड करते हैं, और परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस के लॉज एंड प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले जो है वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली जो वीडियो है वो आसानी से मिल जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। The perceptual organizations theory has been aptly explained by Gestalt psychologists who believe that the human brain is capable of creating a conscious perceptual experience by observing the stimulus as a whole and not as the total of its parts. अक्सर हमारी जर्नल ऑब्जर्वेशन में यही है कि हम जब भी किसी चीज़ को परसीव करते हैं तो एज अ होल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम स्कूल में बैठे हैं तो हम उसको एज अ होल स्कूल लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये बिल्डिंग है, ये स्टूडेंट हैं, ये चेयर है, इसमें दरख्त हैं, इसमें कंटीन है। हम जस्ट उसको एज अ होल जो है कि हम उसको एज अ होल लेते हैं। अगर हम ग्राउंड में हैं तो हम उसको एज अ ग्राउंड लेते हैं। हम उसकी छोटी छोटी जो उसके पॉइंट्स हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हम उनको नोट नहीं करते। हम किसी रूम में बैठे हैं तो उसको हम एज ए रूम, जो पूरा कमरा है, वो परसीव करते हैं। हम उसकी हर एक चीज़ को जो है वो अलग अलग से नहीं देखते। तो इसी तरह जो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है वो इसी तरह काम करती है कि हमारा जो परसेप्शन है वो कैसे डेवलप होता है। तो ये गेस्टाल्ट जो स्कूल ऑफ थॉट था, उन लोगों का ये फोकस था और उन्होंने ही इस पे काम किया और उससे पे उन्होंने लॉज और जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो डेवलप किए। Gestalt psychologists who believe that human brain is capable of creating a conscious perceptual experience by observing the stimulus as a whole, not as the total of its parts। कि हम किसी भी चीज़ को जब ऑब्ज़र्व करते हैं, किसी को देखते हैं, कोई हमारी परसेप्शन होती है तो वो एज ए होल हम लेते हैं। Remember, it is the stimulus that plays an integral role in the perceptual organization theory। तो इस सारी जो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, इस थ्योरी में सबसे जो मेन रोल है वो स्टिमुलस का होता है। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है तो उसका बड़ा ज़्यादा जो है वो रोल होता है। आगे जो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स हैं उसमें 3 डोमेन्स हैं। सबसे पहले फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप है। सेकंड जो है वो परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी है। और जो थर्ड है वो है परसेप्चुअल ग्रुपिंग। तो जो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है इसकी 3 मेन डोमेन है। इसके फैक्टर्स भी आप कह सकते हैं, इसके लॉज एंड प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं। तो उनको हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। द गेस्टाल्ट लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन थेरीज आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। तो वो जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है फिगर एंड ग्राउंड, कि हम जब किसी चीज़ को परसीव करते हैं तो उसमें फिगर एंड ग्राउंड्स को हम कैसे जो है इसका हमारे हम परसेप्शन लेते हैं। एज पर द प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप, द ह्यूमन ब्रेन कैन परसीव अ फिगर इन अ मीनिंगफुल मैनर इन द बैकग्राउंड, एंड द ब्यूटी ऑफ इट इज़ दैट इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्राम द परसीव्ड बैकग्राउंड। लेकिन सिंपल सी बात है, फिगर ग्राउंड जैसे हमें एक कॉमन सेंस इससे मिल रहा है कि कोई चीज़ ग्राउंड, किसी चीज़ के पीछे कोई बैकग्राउंड है। तो जो चीज़ हमें ज़्यादा मीनिंगफुल लगती है उसको हम एज ए फिगर परसीव करते हैं और उसके जो बैक पे होता है वो हम ग्राउंड परसीव करते हैं। जैसे ये पिक्चर में आपको बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है
कि जो परसेप्शन ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ ये हमारी फिगर है, और इसके पीछे जो ब्लू कलर का कलर है वो ग्राउंड है। तो फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप जो है ये हमारी परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में इसका बड़ा ही रोल है। इसकी वजह से हमारा जो परसेप्शन है वो फॉर्म होता है, हमारा परसेप्शन जो है वो डेवलप होता है। तो सबसे मेन जो है पहला जो इसका उसको हम रूल्स भी कह सकते हैं, इसको प्रिंसिपल भी कह सकते हैं परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का, फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप। तो फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप से हमारा बहुत सी परसेप्शन होती है, हमारी जो रूटीन लाइफ में परसेप्शन होती है वो इस पर भी बेस करती है। आगे है जी परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी। अब जैसे कंसिस्टेंसी मीन कि किसी चीज़ का स्टेबल होना, कंसिस्टेंट लेना, और परसेप्चुअल मीन कि हमारा जो परसेप्शन है वो कंसिस्टेंट रहता है। तो एज द नेम सजेस्ट द टर्म परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी इज़ अबाउट स्टेबिलिटी एंड परसेप्शन, कि हमारा परसेप्शन स्टेबल रहता है। बेशक जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारी सरकमस्टांसिस जो है वो चेंज होती रहे, वो वेरी होती रहे, नो मैटर हमारा जो परसेप्शन है वो स्टेबल रहता है। द टेंडेंसी ऑफ द ह्यूमन माइंड टू परसीव ऑब्जेक्ट्स एज अनचेंजिंग and stable in size and shape despite a change in the picture we perceive is referred to as perceptual consistency, कि हमारी जो परसेप्शन है किसी भी चीज़ के बारे में, वो साइज़ की है, वो कलर की है, वो शेप की है, वो कंसिस्टेंट रहती है। बेशक जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो सराउंडिंग है, जो सर्कमस्टांसिस है, वो बेशक चेंज होते रहें, लेकिन हमारा जो परसेप्शन है वो स्टेबल रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कोई चीज़ अपनी है, हमारी गाड़ी है, हमारा बाइक है, हमारा घर है, हमारी कोई लोकेशन है, तो चाहे अंधेरी हो, दिन हो, रात हो, हम उसको ऐसे स्टेबल ही परसीव करते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी, और ये हमारी परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का एक लॉ है, रूल है, एक ये फैक्टर है जो हमारे परसेप्शन को फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा इसका रोल होता है। इसकी मदद से हम चीज़ों की जो है हमारा परसेप्शन डेवलप होता है। द कंसेप्ट ऑफ परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी डिपेंड्स अपॉन न्यूमरस फैक्टर्स, फॉर इंस्टेंस इमेजिनेशन, लर्निंग, कोग्निटिव स्टाइल्स, मोटिवेशंस, हैबिट्स, एक्सपेक्टेंसी एंड एक्सपीरियंस, कि हमारी जो परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी है इसके भी फैक्टर हैं कि इसके पीछे क्या चीज़ें, हमारी मोटिव्स हैं, हमारे कोग्निटिव स्टाइल्स हैं, हमारे लर्निंग का स्टाइल जो है वो हमारी परसेप्शन में बड़ा हेल्पफुल होता है। इमेजिनेशंस जो हमारी होती हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी के पीछे भी जो है फैक्टर्स हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ perceptual consistencies or size consistency. Size consistency मीन कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक किसी भी चीज़ का हमारे माइंड में एक परसेप्शन बनी हुई है किसी भी जो है चीज़ की, तो वो कंसिस्टेंट रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मीनार पाकिस्तान है, एलिफेंट है, ठीक है, या हमारी जो रूटीन में हम चीज़ों को देखते हैं जिनका हमारा डेली का परसेप्शन हम जिस चीज़ की करते हैं, तो वो चाहे जैसे भी हो, दिन हो, रात हो, अंधेरी हो, मौसम जैसा भी हो, वो हमारे जहन में उसका स्टेबल ही होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं साइज कंसिस्टेंसी। इसी तरह होता है ब्राइटनेस कंसिस्टेंसी होते हैं, जैसे सूरज है, चाँद है, और जो चीज़ें ब्राइट है उनका जो हमारे माइंड में परसेप्शन पहले बना हुआ, तो वो भी जो है उसका वो स्टेबल होता है। वो चाहे हालात जैसे भी हो, उसका परसेप्शन जो है वो हमारे जहन में स्टेबल है, कंसिस्टेंट है। इसी तरह आगे साइज़ कंसिस्टेंसी है, ब्राइटनेस, कलर कंसिस्टेंसी है, ठीक है, जैसे आसमान नीला है, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें जैसे पुलिस की यूनिफॉर्म है, इसी तरह जैसे स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म होती है, वो मतलब जैसे भी हो ना हम उसको उस यूनिफॉर्म को उसी तरह ही परसीव करते हैं, चाहे बेशक कलर हालात कैसे हो, मौसम कैसा हो, सरकमस्टेंसेस बेशक जैसी भी हो, और उसके साथ शेप एंड साइज़ कंसिस्टेंसी जो है वो भी इसकी एग्जांपल्स हैं, इसकी टाइप्स हैं।
आगे तीसरा जो मेन हमारा फैक्टर है, जो प्रिंसिपल्स है जिसकी वजह से हमारी परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बनती है, हम किसी चीज़ को परसीव करते हैं, वो है परसेप्चुअल ग्रुपिंग। कि हम जिस चीज़ को परसीव कर रहे होते हैं, जिस सिचुएशन को, जिस सिनेरियोज़ को, हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को कैसे सेपरेट और कैसे एक ही टाइम में सब चीज़ों को एज ए होल परसीव कर रहे होते हैं, वो है परसेप्चुअल ग्रुपिंग। हम चीज़ों को ग्रुप बनाते हैं। द टेंडेंसी ऑफ द ह्यूमन माइंड टू ग्रुप सेवरल स्टिमुलाई इन एन ईजली रिकग्नाइजेबल पैटर्न इज़ नोन एज परसेप्चुअल ग्रुपिंग। के मुख्तलिफ़ चीज़ों के ग्रुप बना के हम उसको एज अ होल जो है वो परसीव करते हैं। In this principle, the grouping is based on clear continuity, similarity, inclusiveness, pregnant and proximity. A detailed description of every one of theme is as follow. तो इन सारी चीज़ों को जो है आगे हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं कि ये जो परसेप्चुअल ग्रुपिंग है ये हमारी परसेप्शन में कैसे हमें हेल्पफुल होता है, ये इनकी मदद से हम परसेप्शन हमारा कैसे डेवलप होता है। जी, सबसे पहले लॉ ऑफ क्लोज़र, जैसे कि शक्ल में दिखाया गया है कि ये जो दो ब्रैकेट्स जो हैं, अब इसको हम होल रहे हैं, ना कि एक जो है वो लाइन है और दूसरी लाइन है। हम इनको लाइनिंग कंसिडर नहीं कर रहे, परसीव नहीं कर रहे, हम इसको ब्रैकेट्स फॉर्म में जो है वो परसीव कर रहे हैं। क्यों? इट्स बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ क्लोजर, कि इंसान का जो माइंड है वो जो चीज़ों के दरमियान गैप होता है उसको ऑटोमेटिकली फिल करके उसको एज अ होल परसीव करता है। जैसे ये रेड कलर्स की हैं तो ये लाइंस हैं, लेकिन हम इसको लाइंस नहीं परसीव कर रहे, हम इसको एक जो है वो चकोर टाइप जो है उसको वो फॉर्म परसीव कर रहे हैं। तो ये टोटल किसकी वजह से है? ये परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल है, परसेप्चुअल ग्रुपिंग, उसकी वजह से जो उसका आगे फर्दर लॉ है, लॉ ऑफ क्लोज़र। तो ये देखें कैसे हम हमारा परसेप्शन जो है वो डेवलप होता है, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कैसे डेवलप होती है, उसके जो लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो हमारी रूटीन लाइफ में कैसे हमें हेल्पफुल होते हैं। The tendency of the human mind is to fill in the gaps and perceive meaningful objects in simply known as a law of closure, as it closes the gap in literal terms. जैसा कि शक्ल में दिखाया गया, as per the reports of Gestalt psychologists, when the human mind receives sensation that are unfinished or incomplete sound or visual image, then it tries to neglect an incomplete picture. कि जब भी हम किसी चीज़ को अधूरा देखते हैं, इनकम्प्लीट देखते हैं, उनके दरमियान गैप देते हैं, तो हमारे माइंड की ये एक टेंडेंसी है कि वो उसको एज अ होल ही देखे, उसको वो उसके गैप और उसके दरमियान जो नामुकम्मल या कंप्लीटनेस है वो उसको इग्नोर करता है। Instead, it observes the sound और pictures as a finished और whole unit, और उसको एक मुकम्मल whole unit की सेंस में लेता है। This inclination is referred to as closure. उसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ क्लोजर। तो अक्सर पीपीएससी में जो है इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि द टेंडेंसी ऑफ माइंड टू परसीव एज अ होल instead of ignoring the gap between things, between objects, या what is law of closure, इस तरह के मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ को अच्छे से जहन में बिठाना है, बेशक साथ नोट करते जाएं ताकि आप लोगों की जो है प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। आगे है जी लॉ ऑफ प्रेगनेंस। The term pregnancy means good figure, and this is why the law of pregnancy is often referred to as the law of simplicity or law of good figure. अब देखिए हमारे माइंड का, अब देखिए जैसा कि ये आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि मुख्तलिफ जो इस पिक्चर के मुख्तलिफ पहलूज़ हैं वो कितने ही मतलब हर का अपना अपना एक परसेप्शन है।
जैसे ये सर्कल्स हैं सिंपल से, ठीक है। ये दरमियान में जहाँ पे लाभ प्रेगनेंसी लिखा हो ये एक सिंपल पट्टी है। आगे यहाँ पे इधर वो चकोर टाइप बनी हुई है, नीचे ये सर्कल है, चकोर है, इस तरह का। तो ये क्या है, ये सिंपल जो फिगर्स हैं उनको हम एज ए होल ले रहे हैं। It describes the tendency of a human mind to perceive objects in an environment in as simple as manner as possible, कि उन चीज़ों को हम बिल्कुल एज ए सिंपल लेते हैं। तो ये क्या है, लॉ ऑफ प्रेगनेंस। तो ये भी एक परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रिंसिपल है। आगे है जी लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, असूल कुर्ब भी इसको कहते हैं उर्दू में। कि ये क्या होता है, ये हमारे माइंड की एक टेंडेंसी होती है जिसमें हमारा माइंड चीज़ों को जो करीब करीब होती है ना उनका एक ग्रुप बना के परसीव करता है। लाइक जैसे ये लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी नीचे लिखा हुआ है, ये बेसिकली हैं तो डॉट्स, लेकिन वो इस सेंस में कॉलम की शक्ल में हमारा माइंड परसीव कर रहा, डॉट की शक्ल में परसीव नहीं कर रहा। दैट्स अ लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ये हमारे माइंड का एक टेंडेंसी है हमारे माइंड के अंदर कि वो चीज़ों को जो करीब करीब होती हैं उनका एक ग्रुप बना के उनको परसीव करता है। द लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी डिस्क्राइब द टेंडेंसी ऑफ अ ह्यूमन माइंड टू परसीव द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियर टू ईच अदर एज इफ दे आर ग्रुप्ड। It is the human mind that segregates objects in groups as per its perception। तो जो चीज़ें करीब करीब होती हैं उनका एक ग्रुप बना के हमारा माइंड जो है वो उसको एज अ होल परसेप्ट करता है, परसीव करता है। इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, असूल कुर्ब। आगे है जी लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। तो हमारे माइंड के अंदर ये भी एक टेंडेंसी है हमारे माइंड की कि जो चीज़ें एक जैसी होती हैं उनका अलग से ग्रुप बना लिया जाता है, और जो चीज़ें उससे डिफरेंट होती हैं उनका अलग। मतलब सेम जो शेप वाले या शक्ल वाली चीज़ें होती है उनका एक ग्रुप बना के उनको एज आ होल समझा जाता है, ना कि उसको अलग अलग। अब जैसे देख लें शक्ल में है, जो सर्कल्स हैं उनको एक हम अलग परसीव कर रहे हैं, और जो ट्राइंगल्स हैं उनको हम अलग से परसीव कर रहे हैं। जैसे जो रेड डॉट्स हैं वो अलग परसेप्शन दे रहे हैं, ठीक है, और जो दूसरे कलर के हैं वो अलग परसेप्शन दे रहे हैं। हालांकि हैं ये डॉट्स, लेकिन परसेप्शन देख लें वो कैसी दे रही हैं। तो ये क्या है, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, जो एक जैसे हैं। The law of similarity describes the tendency of a human mind to perceive the objects that are similar to a single group and not as individual entities। मीन कि ये जो रेड डॉट्स हैं इनको हम अलग अलग नहीं देख रहे, हम दूसरे कलर से जो रेड डॉट्स हैं वो अलग से, ऊपर वाला आधा अलग परसेप्शन दे रहा है और नीचे वाली जो डॉट्स हैं वो अलग कॉलम्स की शक्ल में और रो की शक्ल में अलग से हमें दे रहा है। तो ये क्या, ये है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी कि एक जैसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम अलग अलग देखने की बजाय एज अ होल जो है उसको परसीव करते हैं, और हमारा जो परसेप्शन है वो डेवलप होता है। द ग्रुपिंग कैन बी अ बोथ साउंड एंड विजुअल स्टिमुलाई। द लॉ ऑफ सिमिलैरिटी इन परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी स्टेट्स दैट स्टिमुलाई दैट हैव द सेम कलर, शेप एंड साइज आर डीम्ड as together and considered in a pattern because of similar nature। आगे है जी लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मीन कि कोई चीज़ कंटिन्यू है, उसका एंड नहीं है। जैसा कि आपको शक्ल में दिखाया गया है कि ये जो डॉट्स हैं बेसिकली ये डॉट्स, लेकिन वो हमारा जो माइंड है वो उसको कैसे परसीव कर रहा है। तो ये क्या है, कंटिन्यूटी है। मतलब The law of continuity, as the name suggests, describes the tendency of a human mind to perceive the objects that extends itself into space in a similar pattern of color, size, and shape without a break or whole figure। तो हमारे माइंड की एक ये टेंडेंसी होती है कि जिस चीज़ की कोई एंड ना हो और वो स्मूथली चल रही हो तो उसको वो एज आ कंटिन्यू ही लेता है। वो उसके जहन में यही होता है कि ये कंटिन्यू है, किसी कहीं पे ख़त्म नहीं है। लाइक जैसे ये
पिक्चर में दिखाया गया है। तो इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। ये हमारे माइंड के अंदर एक टेंडेंसी होती है जो चीज़ को इस तरह परसीव करता है। आगे है जी लॉ ऑफ इंक्लूसिवनेस। द लॉ ऑफ इंक्लूसिवनेस डिस्क्राइब द टेंडेंसी ऑफ अ ह्यूमन माइंड टू परसीव द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ पैटर्न मोर रीडली देन अदर फिगर। जैसा कि आप ये शक्ल में देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू ड्रा बिग डॉट्स इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल and then small dots in the shape of rectangle in its middle, then the viewer will perceive the outer dots of the circle more readily compared to the smaller ones within it। देख लें, अब जो पिक्चर में दिखाया गया जो बड़ा सर्कल है वो हमारा ज़्यादा फोकस ऑफ अटेंशन है, हालांकि उसी के अंदर ही उसी प्लेस पे इतनी डिस्टेंस पे जो है वो रेक्टेंगल भी है। तो इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंक्लूसिवनेस। तो ये इस तरह की हमारी रूटीन लाइफ में जो हमारा परसेप्शन होता है वो इन्हीं लॉज से हम चीज़ों को देख रहे होते हैं। आगे है जी, कौन से फैक्टर हैं जो हमारी इस परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की कॉज बनते हैं या जिनकी वजह से ये हमारा परसेप्शन जो है वो डेवलप होता है और परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमें हेल्पफुल होती है। सबसे पहले है परसेप्चुअल लर्निंग। द बेस्ट टीचर ऑफ परसेप्चुअल लर्निंग इज़ एक्सपीरियंस। मीन कि हम हमारी लाइफ का जिस तरह का एक्सपीरियंस हुआ होता है उसी तरह का हमारा जो है परसेप्शन डेवलप होता है। ह्यूमन बीइंग tend to put their on a sum of the sensory inputs and ignore others if they have received as a specialized training। Sometime जब एक बंदा किसी चीज़ में ट्रेन होता है तो वो ट्रेनिंग जो उसको दी जाती है वो बहुत ज़्यादा उसको फोकस करती है और बहुत सारी चीज़ें वो उसको इग्नोर कर रहा होता है। किसी चीज़ में जो ट्रेन होता है वो ट्रेनिंग लर्निंग को ही ज़्यादा उसका फोकस होता है और बाकी चीज़ें वो इग्नोर कर रहा होता है। For instance, if a person has trained in skilled job like the painting, he will have a better knowledge about colors and art than people who are untrained in that specific field। तो एक बंदे का नॉलेज बहुत ज़्यादा, वो पेंटर है, वो कलर में उसका बहुत ज़्यादा परसेप्शन और होगी, और एक ले मैन है जिसको पेंटिंग नहीं आती, कलर्स का इतना हाउ नो नहीं है, तो उसकी पेंटिंग में कलर्स में जो है परसेप्शन सेपरेट होगी। तो ये जो परसेप्चुअल लर्निंग हमारी है ये हमारी परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का एक फैक्टर है। इन अदर एग्जाम्पल, अ न्यूबॉर्न बेबी विल आइडेंटिफाई हिज मदर बाय द वॉइस और हर स्मेल। इट इज़ द परसेप्शन दैट हेल्प्स हिम टू डू सो। सिमिलरली अ ब्लाइंड मैन विल बी एबल टू आइडेंटिफाई पीपल बाय देयर साउंड। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारे परसेप्शन को डेवलप करने में जो परसेप्चुअल लर्निंग है वो एक फैक्टर है। इसकी वजह से हमारी परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करती है। आगे मेंटल सेट। मेंटल सेट क्या है, कॉमन सेंस ये होता है कि जिस तरह का इंसान का मेंटल सेट होता है वो उसी तरह चीज़ों को परसीव करता है। तो जिस तरह का मेंटल सेट होगा उसका जो परसेप्शन है वो उसी तरह की होगी। फॉर एग्जांपल, जैसा कि लिखा हुआ, अनदर इसेंशियल फैक्टर दैट अफेक्ट्स परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ मेंटल सेट। द टर्म रेफर टू द रेडीनेस ऑफ अ ह्यूमन माइंड टू परसीव सेंसरी इनपुट, कि हम किसी चीज़ को परसीव करने के लिए पहले रेडी होते हैं, हमारा माइंड सेट बना होता है। दिस इज़ द टाइप ऑफ एक्सपेक्टेंसी दैट कीप्स अ पर्सन प्रिपेयर्ड विद द राइट कंसंट्रेशन एंड अटेंशन स्पेन। This concept that affects perceptual organization can be easily explained through an example. When you are standing inside a metro station, the arrival of metro train can be identified by its horn beforehand. Similarly, when you pass a temple, you can identify it by a sound of bells ringing or chanting of verse that tells you about the religious place। वेरी सिंपल कि जिस तरह का इंसान का एक माइंड सेट होगा, उसका एक ज़हन बना होगा, उसकी जो परसेप्शन है वो उसके माइंड के मुताबिक ही होगी। दैट्स अ मेंटल सेट, जो कि एक हमारी परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का फैक्टर है। आगे मोटिव एंड नीड्स।
तो जर्नल अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो इंसान की जिस तरह की नीड्स होती है, उसकी मोटिवेशन होती है, वो उसका परसेप्शन भी उसी के मुताबिक होता है। Another essential factor that has profound effect on the perceptual organization theory is motives and needs. It is a proven fact that motives and needs of person will undoubtedly influence his perception level. जितनी ज़्यादा मोटिवेशन होगी उतना उस बंदे का परसेप्शन उस हिसाब से होगा। जिस तरह की नीड्स होगी वो अपने परसेप्शन को, उसका परसेप्शन भी उसी तरह डेवलप होगा। For example, if a person is thirsty, he will instantly recognize water. Similarly, if a person has been fasting, he will immediately recognize food by the smell or by identifying the food items among guest various other products. This is because his attention is solely directed towards fulfilling its wants and needs. He will see only those things that he required at that point and which can satisfy his motives. भूखे को खाना ही चाहिए, बाकी वो सारी चीज़ें छोड़ दे, उसको कोई और चीज़ अटेंशन नहीं कर रही हो। एक बंदे को प्यास लगी हुई है तो वो सारी चीज़ें छोड़ के पानी की तरफ ही जाए। तो जिस तरह का उसका माइंड सेट होगा, उसकी मोटिव्स होंगी, उसकी नीड्स होंगी, उसका परसेप्शन जो है वो उसी तरह का होगा। आगे है कोग्निटिव स्टाइल। कोग्निटिव स्टाइल को समझने से पहले हमें समझना होगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए व्हाट इज़ कोग्निशन। तो कोग्निशन मीन आवर वे ऑफ थॉट, आवर थॉट्स पैटर्न। हम चीज़ों को कैसे सोचते हैं, कैसी हमारी थिंकिंग कैसी है। तो जिस तरह का कोग्निटिव स्टाइल्स होगा इंसान की परसेप्शन उसकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग ही होगी। If you are looking for factor that can influence the perceptual organization, then look for cognitive styles. It is a proven fact that how a person process any information will vary from person to person. एक सिनेरियो को लोग मुख्तलिफ सेंस से देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ मीनिंग से देख रहे होते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ कोग्निटिव स्टाइल्स, बिकॉज ऑफ कोग्निटिव कोग्निशन। This is because of straightforward reason. Every individual is different and his way of grasping things and situation is also different from the other person. It has been proven that individuals with flexible and outgoing nature have a healthy attention span, and this is because of their confidence level, which does not allow interfering and disturbing elements to manipulate him. The individual is also less dominated by his internal motives and needs than a person who is not flexible and is governed by his personal needs and want. जिस तरह के इंसान की सोच होती है उसी तरह का उसका परसेप्शन डेवलप होता है और वो किसी भी सिनेरियो के अकॉर्डिंग टू हिज कोग्निटिव स्टाइल जो है उसकी परसेप्शन डेवलप होती है। आगे है परसेप्शन स्पेस, कि जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं, हमारे सामने कोई एक सीन होता है, कोई मुख्तलिफ़ चीज़ें, फिर कोई चीज़ कितनी किसी से दूर है, ऊपर है, नीचे है, उनके दरमियान फासला क्या है, ये सारा क्या है को हमारा जो है परसेप्शन ऑफ स्पेस होता है। द फैक्टर दैट कैन अफेक्ट परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज़ परसेप्शन ऑफ स्पेस बाय ह्यूमन माइंड। एज पर दिस कंसेप्ट a person trained to see an object in the environment and perceive it in 3 dimension with width, height and distance। तो कोई चीज़ हमसे कितनी दूर है, कितनी ऊंचाई पे है, कितनी गहराई में है, तो ये सारी जो चीज़ें हम परसीव करते हैं हमारी परसेप्शन में, तो ये बिकॉज ऑफ परसेप्शन ऑफ स्पेस की वजह से होता है, जो कि एक हमारी परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का फैक्टर होता है। तो ये था आज का लेक्चर परसेप्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पीपीएससी में 2-3 क्वेश्चन की कंट्रीब्यूशन ज़रूर होती है। आप इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लें कि किस तरह हम किसी भी सिनेरियो को देखते हैं या हम किसी चीज़ों को परसीव करते हैं, तो उसमें सारा जो रोल होता है वो होता है परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का। थैंक यू।